ड्रामा के स्टार्ट में हम बाइसी को देखते हैं जो एक 900 ईयर्स पुरानी ड्रैगन होती है। हर साल जो है सिया किंगडम की तरफ से उसे ट्रिब्यूट दिया जाता था और ट्रिब्यूट में तरह तरह की खाने की चीजें दी जाती थी। लेकिन पिछले 3 सालों से ना ही उसे कोई ट्रिब्यूट दिया गया था और ना ही उसके लिए कोई वर्शिप की गई थी। इस वजह से वो भूखी थी और बहुत परेशान भी थी। अचानक से पानी में कुछ आहट सी होती है। भला ये कौन है? क्या ये ट्रिब्यूट के रूप में आया है क्या? वो उसे सूंघने लगती है और उसके ऊपर अपना हाथ चलाती है तो इस पर तुरंत ही वो पर्सन उठ जाता है, चिल्लाने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? पता है मैं कौन हूँ? मैं चेन्यू हूँ, सिया किंगडम का राजा। कहती है क्या तुम सच में एडिबल हो? क्या मैं तुम्हें खा सकती हूँ? कहता है समझ में नहीं आ रहा है, सेड्यूस करने के लिए किसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है? कहती है कि एक तो तुम लोग मुझे खाना नहीं देते हो, मैं इतने टाइम से भूखी हूँ, ऊपर से तुम लोग इस तरह का नाटक कर रहे हो। पता है मैंने कब से खाना नहीं खाया है, कोई तुम मुझे खाना दे दो। तुम लोग इस तरह वाला ड्रैगन को धोखा कैसे दे सकते हो? पता चलता है ट्रिब्यूट का ही दिन था जहां पर सारी प्रक्रियाएं की जा रही होती है, लेकिन क्योंकि जो चेन्यू था वो इन सब चीजों को नहीं मानता था, उसकी नजरों में लेजेंडरी ड्रैगन होता ही नहीं है। इसीलिए जब से 3 सालों से वो राजा बना था इन सब कामों पर रोक लगा दी थी। बट आज सेक्रीफाइस तो देना ही पड़ेगा। कहता है मैं डीमन को सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। पता चलता है कि ड्रैगन गुस्सा हो गए हैं। कहते हैं आ जाओ मुझसे लड़ने के लिए, मैं डरता नहीं हूँ। भीड़ के बीच से एक मंत्री आकर उसे धक्का दे देता है, वो पानी में आकर गिर जाता है। तुम ह्यूमन हो ना? कहती है कि नहीं मैं ह्यूमन नहीं हूँ, पता मैं यहाँ पर रक्षा करने के लिए आई हूँ, तुम्हें मुझे फॉलो करना ही पड़ेगा वरना बहुत बुरा होगा। वहां पर वो अपना ट्रू अवतार उसको दिखाती है, लेकिन किंग जरा से भी नहीं डरते हैं। कहते हैं कि तुम्हें ट्रिब्यूट मिलेगा, इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। कहती है ठीक है, तुमने ये पहले क्यों नहीं बोला, वरना मैं तो ये सब करती ही नहीं। उसे पानी में धक्का दे देती है। पानी में जाते ही जो किंग होते हैं उनके चेहरे पर जो घाव लगा होता है अचानक से ठीक हो जाता है। कहती है ये एक मिरेकल वाटर है जिससे कोई भी घाव कोई भी दर्द दूर किया जा सकता है। वो उसके पास चली जाती है। तभी इनोज कहते हैं कि मैजेस्टी कहाँ है, मैजेस्टी कहाँ है? इनोज देखते हैं कि वहां पर मैजेस्टी किसी लड़की के साथ है, तो मैजेस्टी कहते हैं भागो यहाँ से। अब यहाँ पर मैजेस्टी और बाइसी बाहर निकलते हैं। वो बताने चलती है कि मैं ड्रैगन हूँ, तो मैजेस्टी उसके मुंह पर हाथ रख देते हैं कि ये बात किसी को ना पता चलने पाए कि तुम कौन हो, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। इनोज तो हंस रहे होते हैं कि फाइनली मैजेस्टी के लाइफ में कोई लड़की तो आई। बाइसी बहुत खुश होती है कि उसे खाना मिल गया। 3 सालों से वो भूखी थी, लेकिन वो इस चक्कर में भूल गई थी कि मैजेस्टी की चेयर पर बैठी है। इनोच आ जाते हैं। कहते हैं कि आपसे कोई मिलने आया है। पता चलता है कि जो भी ड्रैगन को ट्रिब्यूट दिया जाने वाला था वो सब सामने आ जाता है। कहते हैं कि आपको ये फिर से ट्रिब्यूट देने चलना चाहिए, वरना जो ड्रैगन है गुस्सा हो जाएगा। ये देखकर बाइसिया बहुत ऐसे चिल्लाने लगी है कि इस तरह का गंदा खाना तुम जो है ड्रैगन को दे रहे थे, मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। चेन्यू कहता है कि तुम नीचे क्यों नहीं बैठ जाती? कहती भला कैसे बैठ जाऊं, देखो इतना गंदा सा खाना मुझे दे रहे हैं, जबकि इसमें मेरा पेट भी नहीं भरेगा और इसमें कोई स्वाद भी नहीं है। तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम लोग ड्रैगन को धोखा दे रहे हो। वो नीचे रोने लगती है, बिजली बहुत तेज से कड़कने लगती है। सब कहते हैं ये क्या हो गया? अब यहाँ पर चेन्यू को तो पता चल जाता है कि ड्रैगन नाराज हो गई है। कहते हैं अच्छा जाओ यहाँ से। अब चेन्यू धीरे धीरे जाता है। कहता है नाराज होने की जरूरत नहीं है। वहां पर अपनी हैंकी देता है कि आंसू पोंछ लो। अपने हाथ से ही आंसू पोंछने लगता है तो वो और तेज से रोने लगती है। कहती है कि पता है मुझे मत रोको रोने से, तो मुझे तुम लोग खाना नहीं दे रहे थे, ऊपर से डिलीशियस फूड यहाँ पर छिपा कर रखा और मुझे इस तरह का गंदा खाना भिजवा रहे थे। देखो मुझे तुमसे ना एक प्रॉमिस चाहिए। कहते कौन सा प्रॉमिस? कहती है कि मुझे दिन में 3 बार खाना चाहिए। कहते हैं ठीक है प्रॉमिस करता हूँ। कहती झूठे। फिर उसे याद आता है कि कहा है कि देने के लिए, तो कहती बोला मैं तुम्हें फोर्स क्यों करूं, मैंने कहा ना दूंगा तो दूंगा। वो गले लग जाती है। कहती है मेरे लिटिल बेबी और मेरे डार्लिंग, देखो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। इतनी देर में सैनिक आ जाता है, वो उसको पीछे धक्का दे देता है। तुरंत ही चेन्नई खड़ा हो जाता है। पता चलता है कि वहां पर जो भी आदमी ने आपको धक्का दिया था उन सबको यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। सारे के सारे मंत्री कहते हैं हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। यहाँ पर बाइसी कहती है कि देखो मेरे पास एक रास्ता है, पानी आता है और अपने हाथ से हल्का सा छूती है। कहते हैं इन सबको पिला दो, अभी पता चल जाएगा। एक एक कप पानी सबको दिया जाता है तो उन लोगों को लगता है कि शायद इसमें जहर होगा, लेकिन राजा के सामने तो उन लोगों को पीना ही पड़ेगा। पीते ही सबके पेट में खोते से दर्द होने लगता है। कहती है जल्द से जल्द बता दो कि तुम लोगों ने मैजेस्टी को हार्म करने की कोशिश की थी या नहीं की थी। क्लिप से धक्का तुम लोगों ने मिलकर दिया था। अब वहां पर सच बोलने के अलावा उन लोगों के पास रास्ता नहीं होता, सबके सब एक साथ बेहोश हो जाते हैं। कहते हैं ये क्या हुआ, इन लोगों को लेकर जाओ। अब यहाँ पर बहुत ऐसे बाइसी को नींद आने लगती है। जब देखते हैं चेन्यू की बाइसी बगल में है ही नहीं, वो अपने कपड़े निकालने लगती है। चेन्यू कहता है ये क्या कर रही हो तुम, पागल हो? कहती है मुझे नींद आ रही है तो क्या मैं सो भी नहीं? ये मेरा बेड है, यहाँ से निकलो। ओ मेरे लिटिल डार्लिंग इस तरह की बातें मत करो, पहली बात मुझे लिटिल डार्लिंग मत बोलो, ऊपर से ये मेरा बेड है। वो चिल्लाता ही रह जाता
जाता है और वहाँ पर बाइसी सो जाती है। वो चाहता है जगाने के लिए लेकिन अब कर भी कह सकता था। इनोज कहते हैं कि मैजेस्टी आप सोए क्यों नहीं? कहते हैं सामने देखो। जैसे ही सामने देखते तो इनोज हंसने लगते हैं कि मैजेस्टी सच में बाइसी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमेन है जो आपको पसंद आ रही है। मन में सोचते हैं कि भला ये डीमन मुझे क्यों पसंद आएगी, मुझे इसके बहकावे में नहीं आना है। नेक्स्ट डे महल घूमने के लिए निकलती है तो देखती है चारों तरफ बहुत ही अच्छा सब कुछ लग रहा है। कहती है वाह कितनी सारी खाने की चीजें हैं, कितना अच्छा नजारा है। चेनी उसको अंदर खींच लेता है। कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि इस तरह अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करोगी और मुझे प्रिटी बेबी कहना छोड़ दो। कहती है कि तुम प्रिटी हो तो प्रिटी बेबी ही कहूंगी ना, मुझे एक रीजन बता दो कि मैं तुमको ये क्यों ना कहूँ। कहते हैं कि नहीं कहना है, मैं एक राजा हूँ और इस तरह तुम मुझे नहीं बोल सकती हो। नेशनल एडवाइजर हो तुम मेरी, याद रखो। कहती है मैं नहीं बनूंगी नेशनल एडवाइजर। कहते हैं तुम यही हो, याद रखो। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इस धरती पर आई हूँ, तो इसी नाते से तुम मुझे जानो कि तुम्हें मुझे बस हमेशा ट्रिब्यूट करना है। कहते हैं हाँ ठीक है मुझे पता है तुम गॉड हो, लेकिन यहाँ पर संभल कर रहो। वो उठती बड़ी तेजी से है मारने के लिए लेकिन फिर नीचे बैठ जाती है। कहती है चलो कम से कम तुमने मुझे गॉड तो माना। अब उसके अंदर की जो ड्रैगन प्रवृत्ति होती है ना थोड़ा बहुत बाहर आने लगती है। कहती है इतने साल मैंने माउंटेन में गुजारे लेकिन तुम जैसे तेज जुबान चलने वाली आदमी से मैं कभी भी नहीं मिली। याद रखो कि एक झटके में तुमको खत्म कर सकती हूँ। अचानक से उसे महक आने लगती है। धीरे धीरे वो मेजेस्टी के करीब जाने लगती है। मेजेस्टी कहते हैं पीछे हटो। वो उसका हाथ पकड़ लेती है फिर हाथ की तरफ सूंघने लगती है। कहते हुआ क्या है तुम्हें? कहती है मुझे ट्रिब्यूट की महक आ रही है सच में। यहाँ पर मेजेस्टी कहते हैं पागल हो गई हो क्या, भला तुम्हें ट्रिब्यूट की महक कैसे आ रही है? यहाँ पर अभी मेजेस्टी गए होते हैं और प्रिंस को मेजेस्टी के सामने ग्रीट करते हैं। मेजेस्टी कहते हैं कि जाओ तुम यहाँ से और मुझे अपने भाई के साथ थोड़ा वक्त बिताना है। जैसे ही प्रिंस क्यू देखते हैं बाइसी को तो उससे बोलने चलते हैं लेकिन मेजेस्टी मना कर देते हैं कि इससे बोलने की जरूरत नहीं है। इधर हम देखते हैं नकाब में कोई बैठा हुआ होता है जो सारे प्लान को अंजाम दे रहा था कि कैसे भी करके मेजेस्टी को मारो और इस लड़की के बारे में पता करो। कहती प्रिटी बेबी आपने मेरे लिए जो भी ट्रिब्यूट का सामान रखा है ना ये बहुत अच्छा है। कहते फिर से प्रिटी बेबी मैंने कितनी बार कहा है मेरा नाम चेनियो और मुझे चेनियो बुलाओ और ये मेरा बेड चैम्बर है, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते हो। कहती तुम ह्यूमंस भी ना कितना बोलते हो, किसी बात पर बिलीव ही नहीं करते। तब एक कंकुबाइन आ जाती है। कहती है मैजेस्टी मैंने आपके लिए एक सूप तैयार किया है, आप इसे पी लीजिए। मैजेस्टी के पास जाकर खुद ऐसे चिपकने लगती है कि चिकन सूप है प्लीज पी लीजिए ना। कहते हैं अच्छा ठीक है रख दो। मैजेस्टी नोटिस करते हैं कि उसका हाथ जल गया। कहती क्या करूं मैजेस्टी, सूप बना रही थी ना तो थोड़ा जल गई, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। कहते ठीक है। पीछे से बाइसी की नजर पूरे टाइम उस सूप पर होती है। वो सूप ले लेते। कहते तुम्हें पीना है ना तो पी लो। तुरंत ही वो पीने लगती है। कहती वाह कितना स्वादिष्ट है और बहुत ही अच्छा है। कंकुबाइन गुस्सा हो जाती है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। कहती प्लीज मेरे लिए रोज बना दिया करो ना। बहुत ज्यादा कंकुबाइन को गुस्सा आ रहा था। कहती सिस्टर अगर तुम्हें खाना पीना है ना तो खुद बना लो, मैं तुम्हें नहीं बना कर दूंगी। ऐसी कहती सिस्टर किसको बोल रही हूँ, मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं हूँ याद रखो। और फालतू के रिश्ते बनाने की यहाँ पर कोशिश मत करना। आज कह दिया तो कह दिया, अगली बार से बिल्कुल मत कहना। कहती है मैजेस्टी मुझे ना अपनी सिस्टर से अकेले में बात करनी है। लेकिन मैजेस्टी के सामने बाइसी पूरी तरीके से मना कर देती है कि मैं इसे अकेले में बात नहीं करूंगी। तभी वहां पर इनोज आ जाते हैं और कॉन्सर्ट ली से कहते हैं कि आप जाइए यहाँ से। कॉन्सर्ट ली बहुत नाराज हो जाती है कॉन्सर्ट झोंक के पास। कहती है पता नहीं कौन सी लड़की आ गई है जो इतनी बदतमीज है कि मैं क्या ही कहूँ। कॉन्सर्ट झोंक कहती है कि ठीक है मैं देख लेती हूँ। उनके पास एक संदेशा आता है। संदेशा पढ़ते ही कॉन्सर्ट झोंक कहती है कि इसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, बहुत जल्दी इसका मैं सफाया करूंगी। इधर बाइसी लगातार बस खाए जा रही थी। मैजेस्टी कहते हैं ये अंगूर को अगर छील कर खाओगे ना तो इसका स्वाद दुगना मिलेगा। कहती मुझे तो ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं। लेकिन जब मैजेस्टी उसे छील कर देते हैं ना तो कहती वाह स्वाद तो बहुत है इसमें। मैजेस्टी कहते हैं तुम आजकल थोड़ी दुखी नजर आ रही हो, क्या हुआ? कहती है लगता है जब से मैं वहां से आई हूँ मेरी थोड़ी मेमोरी लॉस हो गई है, मुझे तो कुछ याद भी नहीं रहता। कहते हैं अच्छा स्पिरिचुअल पावर तुम्हारी कहाँ है? कहती है वो भी बहुत कम हो गई है, धीरे धीरे ही सही बाद में मेरी स्पिरिचुअल पावर वापस आ जाएंगी। कहते हैं ये बताओ तुम 900 ईयर से यहाँ पर हो? कहती हाँ जो यहाँ के पहले राजा थे मतलब तुम्हारे अंकल, उनसे मैंने वादा किया था कि मैं हमेशा ही यहाँ की रक्षा करूंगी। तभी हम देखते हैं कि प्रिंस क्यों वहां पर आ जाते हैं। मैजेस्टी ये जान जाते हैं कि अगर प्रिंस क्यों को पता चला कि मैंने बाइसी को यहाँ पर रखा है तो वो फालतू में दुनिया भर में फैलाएंगे, तो वो उसे बिस्तर पर लेकर जाते हैं और उसका मुंह बंद कर लेते। कहती छोड़ो ना
लेकिन मैजेस्टी उसको छोड़ ही नहीं रहे होते हैं। प्रिंस क्यू आते हैं, कहते हैं कि मैजेस्टी मुझे आपसे बात करनी है, मैं आपको ये दवा लाया था क्योंकि आपके लिए ये बहुत जरूरी है, कहते हैं मेज पर रख दो। लेकिन प्रिंस क्यू नोटिस करते हैं कि जो मीट पहले कभी भी मैजेस्टी नहीं खाते थे आज वहां पर रखा है। कहते हैं मैजेस्टी आपने यहाँ पर क्यों रखा है? कहते हैं अरे क्या खाता नहीं तो क्या कभी नहीं खाऊंगा, बस रखा है तो रखा है। लेकिन वो मीट का टुकड़ा नीचे गिरा हुआ पड़ा होता है तो जान जाते हैं प्रिंस क्योंकि यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है जो मैजेस्टी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैजेस्टी कहते हैं कि प्रिंस क्यों काम खत्म हो गया हो तो जा सकते हो। तुरंत ही वो वहां से चले जाते हैं। कहते हैं, मेरा मुंह क्यों बंद करके रखा था? अपने गॉड को जरा से भी रिस्पेक्ट नहीं करते हो? कहते हैं, हाँ रिस्पेक्ट नहीं, यहाँ पर तुम एक औरत हो और औरत की तरह रहो, गॉड नहीं हो तुम। कहते हैं, मैं गॉड हूँ, मानो या ना मानो। इधर हम देखते हैं कि मैजेस्टी अभी जाते हैं और प्रिंस क्यू पर नजर रखने के लिए कहते हैं। पता चलता है एक आदमी को लाया जाता है और प्रिंस क्यू की पूरी जानकारी निकालने को कहा जाता है। देता है, कहता है मैं मर जाऊंगा लेकिन कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैजेस्टी का जो आदमी होता है उसे एक लेटर देता है। पता चलता है कि वहां पर सैक्रिफाइस करने की बात कही गई थी कि एक बार में मैजेस्टी को मार दो और मतलब खुद भी सैक्रिफाइस हो जाओ। तो मैजेस्टी कहते हैं मैं तो सैक्रिफाइस होऊंगा नहीं और उसका गला वहां पर काट देते हैं। कहते हैं आप अपना हाथ पोंछ लीजिए। वैसे प्रिंस क्यू के बारे में आपको इतनी जल्दबाजी नहीं मचानी चाहिए, जल्द से जल्द हम उनके बारे में और भी खोजबीन कर लेंगे। कहते हैं नहीं, कुछ मीट और भेज दो मैं पैलेस में। कहते हैं लेकिन मैजेस्टी आपको तो पसंद नहीं है। कहते हैं मैंने कहा ना भेजो। कहते हैं ठीक है। बाहर निकलकर सोचते हैं कि मैंने तो कल भी मीट पहुंचाया था, आज भी पहुंचा रहा हूँ, आखिर ये चक्कर क्या चल रहा है। इधर हम देखते हैं कि सारी कॉन्कोबाइन और कॉन्सर्ट के बीच में अब बाइसी को भी बुलाया गया होता है। कहती वाह कितना अच्छा खाना रखा है, सब डिलीशियस लग रहा है। कॉन्कोबाइन ली कहती है कि तुमने तो ये सब कुछ कभी देखा नहीं होगा, गांव से आई हो ना, आखिर तुम्हें क्या ही इन सब चीजों के बारे में पता। कहती बकवास मत करो, मुझे खाने दो। खाने के बीच में अगर कोई कुछ भी बोलता है ना तो मेरा खाने का मन नहीं करता है। कॉन्कोबाइन ली का मुंह बंद ही नहीं होता है। कहती नोबल फैमिलीज की बातें आखिर तुम क्या ही जानो। लगता है मिस पे नाराज हो गई है, लेकिन ये सब चीजें तो उन्हें सीखनी ही पड़ेगी। नोबल लेडीज की जो पर्सनालिटी होती है उसे तो सीखना ही पड़ता है। यहाँ पर बाइसी अब गुस्सा हो जाती है। कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत है, मुझसे बहस करने की कोशिश कर रही थी। हाथ रखती है, वो कंकुबाइन ली होती है ना, ग्रीट करने लगती है। कहती है ठीक है, ग्रेट कर लिया, अब उठ जाओ। कंकुबाइन ली कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इसे पकड़ लो। जैसे ही कुछ लोग उसे पकड़ने चलते हैं तभी वहां पर इनौच आ जाते हैं। कहते हैं कि बाइसी की डिसरिस्पेक्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर दोबारा बाइसी की डिसरिस्पेक्ट की ना तो तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दिया जाएगा। अब तो जितनी भी कॉन्सर्ट कॉन्कुबाइन थी ना उनका मुंह बन जाता है कि इस पैलेस में आखिर इसकी इतनी इज्जत क्यों हो रही है और हम लोगों का क्या। इधर हम देखते हैं कि बाइसी एक पेड़ के नीचे बिल्ली को लेकर बैठी हुई होती है। कहती मैंने तो कभी किसी से दुश्मनी नहीं निभाई, बस मुझे अच्छा खाना चाहिए, अच्छी जगह चाहिए सोने के लिए। बात करते करते वो वहां पर सो जाती है। सपने में उसे मेजेस्टी दिखाई देते हैं जो उससे रोमांस करने की बातें कर रहे होते हैं और दोनों ही कहीं न कहीं एक दूसरे के यादों में खोए हुए होते हैं। कहती है मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकती। वो दोनों अपना वहां पर टाइम स्पेंड करने लगी। अचानक से उसके कानों में कुछ शोर आता है। पता चलता है कि एक पेड़ वहां पर लगा था जो सालों से ना तो उसमें फूल निकल रहे थे ना ही पत्तियां। अचानक से वो पूरा पेड़ जगमगा रहा था। ये एक अच्छा साइन है हमारे ग्रेट शिया के लिए। मैजेस्टी कहते हैं तुम्हारे सोने की वजह से यहाँ पर हुआ है क्या? कहती है नहीं, मुझे तो एक सपना आया था। मैजेस्टी कहते हैं कौन सा सपना? कहती है मैं भूल गई। लॉन्गवाइनली कहती हैं कि मुझे नहीं लगता है कि ये अच्छा साइन है, ये एक खतरे का साइन भी हो सकता है। यहाँ पर ये सो गई, ये कोई मामूली लड़की नहीं हो सकती, इसे सजा दी जानी चाहिए। कहते हैं हाँ बाइसी तुम्हें सजा मिलनी चाहिए कि तुमने ये मेरी मदर के लिए अकेले प्लान किया। अगर तुम्हें ये प्लान करना ही था तो मुझसे पूछ कर प्लान करती। कहती है अच्छा। कहते हैं हाँ और क्या, तुम्हें तो इसकी सजा मिलेगी ही ना, तुमने ये गुनाह किया। कहती है हाँ गुनाह किया है, मुझे सजा दे दो। पीछे से कॉन्सर्ट झोंक कहती है कि आगे का इंतजाम करो। इम्प्रेस आ जाती है, इम्प्रेस के सामने सबको बुलाया जाता है। यहाँ पर बाइसी कहती है कि मैं भी यहाँ पर आई हूँ, मैं अपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरा करूंगा। इम्प्रेस कहती है अच्छा तुम ही हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाइसी, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम शादी करना चाहती हो क्या मेरे बेटे से? तब इस पर मैजेस्टी कहते हैं नहीं नहीं, हम लोग शादी नहीं करना चाहते और ना ही हम लोगों का कोई ऐसा रिश्ता है। हमारी इंपीरियल एडवाइजर है जो हम लोगों को अच्छी सलाह देती है और आने वाले खतरे से हम लोगों को आगाह कराती है। कहती क्या बकवास कर रहे हो, मैं ड्रैगन हूँ। तब यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं ये बात तुम मत बोलो। कंकुबाइन कहती है मुझे नहीं लगता ये कोई भी काम कर पाएंगे, यहाँ पर प्रूव करो। कहती है कुछ ही देर में बैंक्वेट में ये एक डिजास्टर आने वाला है, अगर हम लोगों ने उसे रोक लिया तो अच्छी बात है वरना ये डिजास्टर फैल जाएगा। कहती है वेरीफाई करो कि इस बैंक्वेट में कुछ होगा, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। मैजेस्टी कहते हैं मुझे बाइसी पर पूरा भरोसा है। तब बाइसी कहती है कि इस तरह के लोगों की बातों में क्या ही पड़ना, पहले मैं अपने खाने को एंजॉय कर लूं।
वो खाने के लिए बैठ जाती है। इम्प्रेस कहती है कि ठीक है, एंजॉय करो। सभी धीरे-धीरे अब खाने के लिए जाते हैं, ड्रिंक सर्व करते हैं, लेकिन इतनी देर में वहाँ पर दूसरी कॉन्सर्ट उठती है और जानबूझकर नाटक करती है, नीचे बेहोश होकर गिर जाती है। फिजिशियन कहते हैं मुझे पता ही नहीं चल रहा है इनको क्या हो गया है और ना ही इनकी नब्ज में कोई गड़बड़ी दिख रही है। ये कुछ अलग ही तरह का मुझे लग रहा है, लगता है कि किसी चीज़ ने इनको पकड़ रखा है। कहते हैं किस चीज़ ने पकड़ रखा है? कौन-सा टूट जाती है, कहती है लगता है मुझे किसी ने पकड़ लिया है, मेरे ऊपर किसी का पहरा है। कहते हैं कि कौन-सा पहरा है? कहती है मुझे नहीं पता, मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रही है, मैजेस्टी मेरे लिए कुछ करिए, कोई मुझे हार्म करना चाहता है। बायसी उठकर आती है, कहती साफ-साफ बोलो ना कि मैं तुम्हें हार्म करना चाहती हूँ, यहाँ पर इतना बवंडर क्यों कर रही हो तुम? हाँ, सही में तुम ही करना चाहती हो, तुम्हारे अलावा भला यहाँ पर कौन नुकसान पहुँचाएगा? बायसी कहती है कि ठीक है, अगर तुमने सच नहीं बोला ना तो मैं तुम्हारी जुबान निकाल लूँगी। वहाँ पर एक बाउल पानी मंगाया जाता है, कहती मैजेस्टी देखो ना आपके सामने ही मुझे ज़हर दे रही है। तब मैजेस्टी कहते हैं जबरदस्ती इसको पानी पिलाओ, उसे पानी पिला दिया जाता है। बायसी कहती है अभी भी तुम सच बोल सकती हो वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। कहती है कि ये तुमसे रिलेटेड है, तुम ही ने ये सब मेरे साथ किया है। वहाँ पर कॉन्सर्ट के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगता है। बायसी कहती है सिर्फ तुम्हें लास्ट मौका दे रही हूँ कि बता दो कि ये सब नाटक क्यों किया था। कहती है ठीक है, बताती हूँ। इतनी देर में कॉन्कुबाइनली बोलती हैं कि आपको ना इस बायसी को सजा देनी चाहिए और कॉन्सर्ट को छोड़ देना चाहिए। कॉन्सर्ट कहती है हाँ, मैंने ही जहर खाया था, इसी वजह से ये सब हुआ, मैं आज तुम्हें फ्रेम करना चाहती थी। पर बायसी कहती है ये बताओ तुम मुझे फ्रेम क्यों करना चाहती थी? मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है? कहती है मेरी तुमसे दुश्मनी नहीं, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, बहुत नफरत। मैजेस्टी कॉन्सर्ट को हमेशा के लिए हरम से बाहर फेंकवा देते हैं और कहते हैं कि ये दोबारा दिखाई नहीं देनी चाहिए। इम्प्रेस आती है क्योंकि वो पेड़ इम्प्रेस द्वारा लगाया गया था, लेकिन कभी भी उस पर फूल नहीं निकले थे। आज पहली बार बायसी की वजह से फूल निकले थे, इसी वजह से इम्प्रेस भी बहुत खुश थी। प्रिंस के पीछे से बैठकर बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि इस तरह वो मैजेस्टी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते थे। इतना अच्छा काम बायसी ने किया था, इसकी वजह से मैजेस्टी ने उसके लिए खाने का इंतजाम किया था। कहते हैं चलो अपना पेट भर लो क्योंकि मैंने तुमसे जो प्रॉमिस किया था वो पूरा होगा। कहती है ओ मेरे प्रिटी बेबी तुम कितनी अच्छी हो, चलो ना हम लोग स्टार देखें। वो दोनों स्टार देखने के लिए जाते हैं। कहती है कि पता है मैं रात में जब भी वहां पर बैठी इन स्टार को देखा करती थी और इन्हें पकड़ने की कोशिश करती थी। कहते हैं लेकिन ये बहुत दूर है, तुम्हें पसंद है? कहती हाँ पसंद है, चलो ना उड़कर देखते हैं। वो उसका हाथ अपनी कमर पर रखती है, कहती चलो। ड्रैगन के रूप में वो आसमानों में उड़ रही होती है और मैजेस्टी को भी चीजें दिखा रही होती है। लेकिन इतनी देर में कॉन्सर्ट झोंक की नजर पड़ जाती है सफेद ड्रैगन पर। वहां पर मास्क में भी एक पर्सन होता है। कहते हैं व्हाइट ड्रैगन फाइनली मिल गया, अब मैं यहाँ का राजा बन सकता हूँ। कि मैजेस्टी बैठे हुए होते हैं और बुक को पढ़ रहे होते हैं। कहते हैं कि मुझे कुछ भी करके पहले जो राजा थे आखिर उन्होंने ड्रैगन को यहाँ पर क्यों बुलाया था, आखिर क्या मजबूरी थी, इन सब चीजों के बारे में पता करना पड़ेगा। बाहर एशियन आ गए हैं तो सैनिक पीछा करता है। प्रिंस क्यू का आदमी है जो यहाँ पर नजर रख रहा था इतनी देर में, पर उसी आदमी को बुलाया जाता है जो सारा क्रियाकलाप करता था ड्रैगन को खुश करने के लिए। कहते बताओ आखिर तुम प्रिंस क्यू का साथ क्यों दे रहे थे और आज तक ड्रैगन के बारे में यहाँ पर तुमने मुझे सारी गलत बातें क्यों बताई। हम देखते हैं कि वहाँ पर बायसी भी आ जाती, कहती है पानी पी लो अभी मामला साफ हो जाएगा। वो एडवाइजर जो होते हैं तुरंत ही पानी पी लेते हैं। कहती बताओ तुम्हें पैसे दिए गए थे ना इन सब चीजों के लिए? पेट में फिर से वैसा ही दर्द होता है जैसे कॉन्सर्ट के पेट में हो रहा था। कहते बताओ वरना इस पेन से तुम मर जाओगे। कहते हाँ मैंने पैसे लिए थे क्योंकि मैं जुआ खेलता था, जुए के एक खेलने की लत मुझे इतनी ज्यादा लग गई थी कि मेरे पास पैसे ही नहीं बचे थे, इसी वजह से मैंने प्रिंस क्यू से पैसे मिल लिए थे और जो ड्रैगन थी उसके बारे में आपसे सिर्फ गलत बातें बताई थी। मैंने इतनी गलत बातें बताई कि आपको ड्रैगन पर विश्वास ही नहीं रहा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तब यहाँ पर फिर से मैजेस्टी कहते हैं जाओ प्रिंस क्यू को अलर्ट मत करना ताकि मुझे पता चल सके। एक आइडिया बताऊं तुम्हें, मैंने सच में वो जो आदमी था एडवाइजर मैंने उसे ड्रग दिया था। कहते तुमने मुझसे बिना पूछे उसे कैसे ड्रग दे दिया? कहती एक तो मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ, ऊपर से तुम ऐसी टॉक्सिक बातें करते हो ना कि मुझे गुस्सा आ जाती है। कहते हैं बिना मुझसे पूछे तुम कुछ भी नहीं कर सकती, मतलब कुछ भी नहीं। यहाँ के कुछ लॉ हैं, कुछ रूल्स हैं, उन्हें तुम ब्रेक नहीं कर सकती हो। कहती लॉ के बारे में तो तुम मुझे बिल्कुल मत बताओ, मैं भी तो यहाँ पर नहीं आ सकती थी लेकिन आई हूँ। वो बुक उठाती है और वही बुक पढ़ने लगती है। पता चलता है कि जो फर्स्ट एम्परर थे यू किंगडम के, वो हमेशा ही ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा एडमायर करते थे, उनको डिवाइन ड्रैगन का दर्जा दिया था। कहती है फेक बुक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। 500 साल पहले जो ये राजा थे वो मेरे पास ही
कहते वो मुझे हर बार ट्रिब्यूट देते थे। अब यहाँ पर युद्ध हुआ तो लाखों लोग मारे गए, खाने को खाना नहीं था, बहुत टाइम गुजरा, मेरी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा रिकॉर्ड नहीं हुई थी, लेकिन मैंने अपनी पावर फिर भी उस राजा को दी ताकि यहाँ के लोगों का जीवन फिर से स्टार्ट हो सके। और उसी चक्कर में मेरी बॉडी को काफी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से आज तक मैं उतनी हील नहीं हो पाई हूँ। कल वाटर में रहती थी, अपने आप को हर रोज हील करने की कोशिश करती थी कि भाई सो रही होती है, उसे सपना आता है कि जब 500 साल पहले उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया था तो उन्हीं राजा ने उसे बचाया था। जब उसे पकड़ा गया था ना तो उसकी खाल को कुछ लोग खाने के लिए आते थे ताकि उनकी जिंदगी बढ़ सके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गई थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी, बिजली भी कड़क रही थी। राजा भागते हैं तुरंत ही बाइसी की तरफ, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि जरूर बाइसी को कुछ हुआ होगा। वो दरवाजे के पीछे छिप जाती है और वो उसको नीचे गिरा देती है कि कहीं कोई और तो नहीं आ गया, और उसी के ऊपर गिर जाती है। मैजेस्टी कहते हैं क्या कर रही हो? कहती इतनी रात में आने की यहाँ पर क्या जरूरत थी? मैजेस्टी कहते हैं मैं डर गया था। कहती क्यों डर गए थे, बताओ? मैं तो अच्छे से सो रही थी, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। कहते नहीं, मैं ट्रिब्यूट के बारे में बात कर रहा था। कहते ट्रिब्यूट छोड़ दो, तुम्हारे कपड़े इतने गीले हो गए, तुम्हें यहाँ ऐसे नहीं आना चाहिए था। कहते अरे मैं वॉक कर रहा था और वॉक करते करते भीग गया। कहती अच्छा हाँ और क्या, वरना इतनी बारिश में भला मैं यहाँ पर क्यों आता? कहती मुझे तो ठंड लग रही है और मुझे इतना गंदा नाइटमेयर आया कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। कहते तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े प्लीज मेरे पास आ जाना, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, याद रखो कि ये बहुत कीमती है, एक एमलेट हमेशा ही अपने पास रखना। कहती हाँ बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं कि कोई भी तुम्हें हार्म करने की कोशिश करे ना तो बस मुझे याद कर लेना। कहती है मुझे पता है कि आप मुझे हमेशा ही प्रोटेक्ट करेंगे। कहते हैं कि हम मैं तो करूंगा लेकिन तुम इस ग्रेट सिया को प्रोटेक्ट करोगी। कहती ठीक है चाहो, बहुत रात हो गई है। लेकिन मैजेस्टी बाहर तब भी खड़े हो जाते हैं कि तुम पर कोई खतरा ना है, इसी वजह से मैं बाहर ही खड़ा रहूंगा। लेकिन रात में वो बैठे बैठे एक पेंटिंग बनाती है, बहुत ही खतरनाक पेंटिंग, वो भी अपनी ही, कि कैसे ह्यूमंस उसे हमेशा ही परेशान किया करते थे। मैजेस्टी के आते ही वो पेंटिंग छिपा देती है। वहां पर वो लोग लैटर्न लेकर आए हैं। कहती वाह लैटर्न, चलो ना साथ में आसमान में उड़ाते हैं। कहते हाँ ठीक है चलो विश मांगो। वो दोनों आसमान की तरफ देख रहे होते। इम्प्रेस कहती है कि भला ये लैटर्न कौन यहाँ पर उड़ा रहा है? पीछे से दासी कहती कौन? इम्परर और वो बाईसी। पहली बार इम्प्रेस अपने बेटे को इतना खुश देखते हैं कि किसी लड़की के साथ। ये उसका बेटा इतना खुश है, काश वो हमेशा ही उसके पास रह पाए। इम्प्रेस ने आज अपने बेटे को बुलाया था कि तुम उसे अपनी रानी क्यों नहीं बना लेते, क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो। कहता मदर इस तरह की बातें नहीं करते हैं और मुझे इन सब चीजों में बिल्कुल भी मत डालना, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। इम्प्रेस अब परेशान हो जाती है कि अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इसी वजह से वो बुलाती है वहां पर बाईसी को कि बैठ जाओ, तुम्हारे लिए मैंने एक आयोजन किया है। कहती है इम्प्रेस भला मेरे लिए क्या? कहती तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। और वहां पर ना 4-5 लड़कों को बुलाया जाता है जो शर्टलेस होते हैं। कहती है इसमें से तुम्हें जो भी पसंद हो ना तो मेल कंकुबाइन के रूप में उसे अपने पे रख सकते हो। ये बिल्कुल ही रिमोट की तरह काम करेंगे, जैसे तुम कहोगे वैसे घूमेंगे, जैसे कहोगी नाचोगे तो नाचेंगे, खाना खाने को कहोगे तो खाएंगे। कहती वाह मदर सच में आप मेरे लिए ये करना चाहती? कहती हाँ इनके अंदर टैलेंट बहुत है, आखिर तुम एक इंपीरियल एडवाइजर हो। वो खाने लग पांचों अपना टैलेंट दिखाने लगे। कहती वाह गजब, बहुत अच्छा, तुम लोग तो सच में एकदम गजब कर रहे हो, ग्रेट स्किल, ब्यूटीफुल शॉट। तभी मैजेस्टी आगे खड़े हो जाते हैं। कहती दूर हटो, मुझे इन लोगों को देखने दो। मैजेस्टी कहते हैं तुम मुझे देख लो ना, इन लोगों को क्यों देख रहे हो? कहती हटो प्लीज, मेरा एंटरटेनमेंट मत खराब करो। कहती है प्लीज हट जाओ ना, तुम्हें इसमें इंटरेस्ट ही नहीं तो दूर हटो, कम से कम उसे तो एंजॉय करने दो अपने आप को। मैजेस्टी बड़े ध्यान से अपनी मदर की तरफ देख रहे होते। कहते हैं मैं डिसएग्री करता हूँ, यहाँ पर कोई भी नया लड़का नहीं आएगा, भला एक लड़की के पास लड़का कैसे रह सकता है? इस पर इम्प्रेस कहती है कि तुम कौन होते हो रोकने वाली? वो अगर लड़कों को पसंद करती है तो उसे रखने दो, कल को चल के उसकी शादी होगी और उसके बच्चे होंगे, तुम इसकी जिम्मेदारी तो नहीं ले सकते हो ना। मैजेस्टी कहते प्रोटेक्शन की तो जिम्मेदारी ले सकता हूँ ना। कहती हटो, मुझे इसमें से एक को चूज करना है। मैजेस्टी गुस्सा हो जाते हैं और वो अपनी तीरंदाजी जो है दिखाने लगते हैं। बाइसी को कहती वाह आपने तो गजब तीरंदाजी की। कहते क्यों, पसंद आया? हाँ बहुत अमेजिंग अमेजिंग, आपका जो तीरंदाजी ना उस ही एरो चलाई है। कहते तो फिर इम्प्रेस डाउनर की बातों में अब मत आना और उन लड़कों में से किसी को मत छूना। कहती हाँ ठीक है, किसी को भी नहीं चुनूंगी। कहते हैं हाँ अगर चुना तो पता है जितना तुम खाना खाते हो ना उसमें से मैं सारा खाना रख लूंगा, क्योंकि वो जितना एक पीस तुम्हारा आता है ना उतना उनकी सैलरी भी देनी पड़ेगी। आखिर सैलरी कहाँ से दोगी? 900 ईयर्स पुरानी ड्रैगन हूँ, कभी भी सैलरी की बातें नहीं सुनी मैंने। ये ह्यूमंस पता नहीं सैलरी कहाँ से ले आए हैं, मैं तो हमेशा ट्रिब्यूट पर जीती आई हूँ। कहते ठीक है चिकन चुन लो या तो उन आदमियों को चुन लो। कहती बस बहुत हुआ,
आखिर मुझे यहाँ पर खाना है, लेकिन तुम पता नहीं थोड़ा बहुत मेरे साथ डिस्काउंट तो कर सकते हो ना। मेरे पास जो कुछ भी होगा मैं तुम्हें दूंगी। कहते हैं तुम्हारे पास है ही क्या। वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। नौज कहते हैं सही कहा आपने, इसके पास भला क्या ही होगा जो लेकर आएगी। लेकिन अचानक से वो बॉक्स खिसकाते हुए लेकर आती है। मैजेस्टी कहते हैं इसमें क्या है। कहती है यही है सब मेरे पास, और देखो मुझे ये ट्रिब्यूट में मिला है। मैजेस्टी कहते हैं निकलो यहाँ से, तुम मुझे ये सब क्यों दे रही हो। कहती है अभी तो तुमने कहा था ना कि जो भी है तुम्हारे पास लाओ, मैं ले आई हूँ, तो तुम आखिर मेरा बिलीव क्यों नहीं कर रहे हो। मुझे उनमें से एक को चुनना है और तुम इस तरह मेरे साथ बिहेव नहीं कर सकते हो। कहते हैं मैंने कहा ना नहीं, मतलब नहीं, चलो निकलो यहाँ से। कहती ठीक है। अब मैजेस्टी गुस्सा हो जाते हैं और उसका बॉक्स देखते हैं। उसमें भी वही सब खाने की चीजें होती हैं। उसमें वो खाने की चीजें होती है, साथ में उसका एमलेट भी होता है। एमलेट देखकर अब मैजेस्टी का दिल उतर जाता है कि उसने उसे प्यार से दिया था और उसने देखो इसे ऐसे ही फेंक दिया। कहते हैं तुमने इसे फेंक दिया, अब मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगा। इधर हम देखते हैं कि गलती से बेचारे ने उस बॉक्स में डाल दिया था। अब पूरी रात बीत जाती है, उसको ढूंढते ढूंढते दोनों सैनिक कहते हैं कि ये एडवाइजर को हुआ क्या है। लगता है आज खिसक गई हैं। कहती तुम दोनों अंदर आ जाओ, मेरा एमलेट पता है कहाँ पर है, मिल नहीं रहा है, आखिर कहाँ पर गया। कहते हैं मुझे नहीं पता है। कहती है अरे कहीं पर तो होगा प्लीज। अरे दोनों सैनिक कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट था क्या। कहते हैं हाँ बहुत इंपॉर्टेंट था। इधर हम देखते हैं कि इनो चाहते हैं, कहते हैं कि क्या आप जाएंगे नहीं आज क्या बाइसी से मिलने के लिए। कहते हैं तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे डिस्टर्ब मत करो, उसको अपनी जिंदगी जीने दो। बेचारी बाइसी परेशान हो जाती है कि अभी तक मैजेस्टी आए क्यों नहीं। सैनिकों के साथ खेल रही होती है। सैनिक कहते हैं मैजेस्टी को पता चला ना तो बहुत ही नाराज होंगे। कहती है कि वो इतना बिजी है कि मुझसे मिलने नहीं आ रहे, आखिर वो नाराज किस बात पर होंगे। कहते हैं इम्परर हैं, आखिर इतनी जल्दी थोड़ी ना मिलने आएंगे। वैसे भी एक नई ब्यूटी आई है, आजकल वो उसी के चक्कर में पड़े होंगे। कहती नई ब्यूटी, और बहुत तेज से बॉल उठाकर पानी में फेंक देती है। इधर हम न्यू कॉन्सर्ट को देखते हैं, जो जितार बजा रही होती है। कहती है कि अरे आप यहाँ पर, पता है मुझे भेजा गया है मेजेस्टी का दिल जीतने के लिए, लेकिन मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। कहती है मेरे बारे में मत सुनो, क्योंकि मेल और फीमेल मैं दोनों को नहीं सुनती हूँ। कहते हैं लेकिन आप मेरा जितार तो सुनिए, इससे आपका दिल खुश हो जाएगा। कहती बजाती रहो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। वो ग्रेप्स खाती रहती। कॉन्सर्ट होंगे ना, उन्होंने खासकर अपनी तरफ से कॉन्सर्ट को लाया था कि मेजेस्टी के साथ रात बिताए, ताकि बायसी की तरफ से उनका झुकाव कम हो सके। तभी वहाँ पर मैजेस्टी आ जाते हैं। कहते तुम बहुत अच्छा बजा रही थी, सच में मेरा दिल खुश कर दिया तुमने। कहती है कि एडवाइजर आपको कैसा लगा। कहती मुझे ये सब चीजें समझ में नहीं आती हैं, वैसे भी तुम्हें जो करना है करो। कहती मजाक मत करो एडवाइजर, आप तो सच में इन सब चीजों को सुनते हैं। कहती है मैं हमेशा पंछियों की आवाजें सुनती थी ना, मुझे वही अच्छी लगती है, और तुम जो बजा रही थी मुझे इसका सेंस समझ में नहीं आता है। मैजेस्टी कहते हैं हाँ कुछ लोग पागल होते हैं, कुछ लोग बेवकूफ होते हैं जिसे इसका सेंस समझ में नहीं आता है। तब इस पर बाइसी बोलती हाँ, और कुछ लोग कौवों की तरह काव काव करते हैं, उनका भी सेंस समझ में नहीं आता है। तुरंत ही मैजेस्टी कहते हैं मुझे दोबारा सुनाओ, या फिर मुझे कुछ और काम करके दिखाओ। वहां पर वो पोयम लिखने लगती है, लिखती रहती है। मैजेस्टी कहते हैं कि तुमने काफी अच्छा लिखा है और कैरेक्टर भी काफी अच्छे बनाए हैं। कहती हाँ मैंने आपके बारे में सुना था और मैंने आपके ही पूरे व्यक्तित्व को इसमें दर्शाया है। कहते हैं अच्छा है, तुम कितनी समझदार हो। और कुछ लोगों को देखो बस मुंह चलाते रहते हैं, खोते से अपना मुंह चलाते रहते हैं कि मुझे भी कोई लेना देना नहीं है। और मैजेस्टी कहते हैं पता है तुम्हारी पोजीशन पक्की हो जाएगी। मैं तो बस कुछ कुत्तों को खाना खिला रहा था, लेकिन वफादारी वो भी नहीं कर पाए। यहाँ पर अब बाईसी को गुस्सा आ जाती है। कहती कौवों का शोर ज्यादा हो रहा है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। इधर में कॉन्सर्ट आकर मैजेस्टी का हाथ पकड़ लेती। कहती क्या हुआ बाईसी, गुस्सा क्यों हो गई। मैजेस्टी कहते हाथ हटाओ अपना, और इस तरह मुझसे चिपका मत करो। रात होते ही हम देखते हैं कि कॉन्सर्ट आती हैं और उसमें ड्रग कॉन्सर्ट आती हैं, और वहां पर जो है सूप में ड्रग मिला देती है। कहती आज रात सिर्फ मेरी और मैजेस्टी की होगा। रात हो जाती है। कहती है फाइनली मैजेस्टी ने तो वो सूप पी ही लिया होगा, अब मैं जा रही हूँ। अपना कपड़े उपड़े सही करती है। कहती मैजेस्टी मैजेस्टी, जाते ही वहां पर अपना कपड़ा निकालती है। कहती मैजेस्टी मैं आपको सर्व कर दूं। जैसे ही लेटी कहती इतनी स्मूथ स्किन, और डर जाती है, भाग जाती है। कहती तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कहती और तुम ये ड्रैगन बेड चैम्बर यहाँ पर क्या कर रही हो। ऐसी कहती है तो मैं सो रही थी, तुमने मेरी नींद डिस्टर्ब कर दी। मैजेस्टी का आता हुआ देखकर वहां पर नीचे बैठकर खूब तेज तेज से कॉन्सर्ट रोने लगती है कि तुमने मेरे साथ छेड़खानी की है, एक लड़की होकर तुम लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। मैजेस्टी कहते क्यों रो रही हो। कहती है इंपीरियल एडवाइजर ने मुझे ऑफेंड किया है। इस पर बाइसी कहती पता है इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया, मैं इतनी अच्छी नींद सो रही थी, लेकिन अब ये आ गई बीच में नींद डिस्टर्ब करने के लिए। मैजेस्टी कहते हैं ये यहाँ पर क्या करने आई है। कहती है इतने दिनों से तुम्हें देखा नहीं था, पता नहीं क्यों मुंह फुलाकर बैठे हो, मुझे तुमसे बात करनी थी। कहते हैं निकलो यहाँ से।
कॉन्सर्ट को सजा दी जाती है कि इसे हरम में भेज दो ताकि ये दोबारा यहाँ पर ना आने पाए, लोगों के लिए एक सबक होगा, कहती है। लेकिन इस तरह का पनिशमेंट आप मुझे क्यों दे रहे हैं, और ये भी तो आपके बेड पर लेटी हुई, तो इसे भी आप पनिशमेंट दीजिए। कहते हैं इसकी पनिशमेंट ये है कि आज रात ये मुझे सर्व करेगी। कहती है मैजेस्टी ये किस तरह की पनिशमेंट है, ये आपके साथ रात गुजारेगी और आप मुझे यहाँ से बाहर भेज रहे हैं। कहते हैं हाँ, इसके साथ मैं इतना अत्याचार करूंगा आज रात में कि ये भूल ही नहीं पाएगी। कहती क्या बकवास कर रहे हो, कहता वही जो तुम सुन रही हो, जाओ इसको यहाँ से लेकर। इनाज कॉन्सर्ट को पकड़कर बाहर ले जाते हैं। बैठी होती है, कहती है कि बताओ ना, तुम भला मुझे इस तरह अवॉइड क्यों कर रहे हो। वो उसके सामने बैठ जाता है और उसे अपने पास खींचता है। कहता है कि मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं जाना चाहता था, आज तुम मेरे बेड तक आ गई, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम रियल में चाहती क्या हो, तुमने भी मुझे मिस किया है, फीलिंग है ना तुम्हारे अंदर। कहती है एक तो मेरा एमुलेट खो गया, मैंने उसे इतना ढूंढा वो मिल नहीं रहा है, ऊपर से तुम अलग से गुस्सा दिखा रहे थे, क्या तुमने फेंका नहीं था। कहती भला मैं क्यों फेंकूंगी, तुम्हारा गिफ्ट था दिया हुआ। मैजेस्टी तुरंत ही उसको गले से लगा लेते हैं। तब यहाँ पर बाइसी जान जाती है कि अच्छा तो मैजेस्टी इस वजह से नाराज थे, उसको अपने पास खींचते हैं। कहते लो मैं बांध दो, दोनों किस करने ही वाले होते हैं, लेकिन बीच में हमेशा की तरह बाधा डालने सैनिक आ जाता है कि आपको चलना पड़ेगा, जो है सिटी के हालात भी देखने चाहिए। कहती है हाँ मुझे भी चलना है सिटी के हालात देखने, बिल्कुल भी मैं देर नहीं कर सकती, कपड़े बदलने हैं क्या कि ऐसे ही चलूं। वहां पर जाती है मार्केट में और चीजों को देख रही होती है। मैजेस्टी बहुत खुश होते हैं, तो सैनिक कहता है आज तक आप कभी भी क्राउडेड एरिया में नहीं आए हैं, आखिर आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। कहते अरे कभी कभी ना बाहर का एरिया देखना चाहिए, पता तो चले कि ग्रेट सिया कैसा है। वो बस से जो खाने वाली चीजें होती है ना लेती जा रही थी। सैनिक पीछे से बिल पे कर रहा था। कहता है अरे मिस थोड़ा संभल कर। कहती मुझे सिर्फ खाने से मतलब है। कहता है ठीक है मैं पे करता रहूंगा। मैजेस्टी हम देखते हैं सैनिक को भेज देते हैं। कहती हुआ स्टीम पर उसे खांसी आने लगती है। कहती इसकी जरूरत नहीं है। तभी वहां पर कैंडी खरीदती है। कहती खा लो, पहले कहते नहीं लेकिन फिर उसे खा लेते हैं। कहते बहुत स्वीट है। कैरिज में बैठे उसे नींद आ रही होती है, तो मैजेस्टी उसे अपने कंधे पर लिटा लेते हैं कि आराम से सो जाओ। कुछ ही देर आगे बढ़े होते हैं, लेकिन वहां पर सारे सैनिक आ जाते हैं। कहते हैं इस लड़की को मुझे सौंप दो, वरना यहाँ पर जान से जाना पड़ेगा। मैजेस्टी कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। वो सैनिक वहां पर एक पाउडर डाल देते हैं, जिसकी वजह से मैजेस्टी को चोट लग जाती है। आगे बढ़ने चलती है बाइसी, तो मैजेस्टी कहते हैं अपनी रियल आइडेंटिटी इन लोगों को मत दिखाना। फिर से आगे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं इसमें पॉइजन लगा है, पता है सिर्फ 49 डेज तक तुम जिंदा रह सकते हो, उसके बाद मर जाओगे। कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत की इसे हर्ट करने की कोशिश की जो मेरे दिल के सबसे करीब है। कहते हैं ये डीमन है। वो अपनी पावर को चारों तरफ से जगाती है। कहती है कि अब तुम सब लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते हो। कहते डीमन डीमन। कहती है एंटीडोट दो। कहते एंटीडोट इसका कोई भी नहीं है, 49 डेज के अंदर तुमने बचा लिया तो बच जाएंगे। वो सबको एक साथ ही मार देती है। मैजेस्टी को लगातार ब्लड निकलता रहता है। फिजिशियन कहते हैं लगता है बचाना मुश्किल होगा, क्योंकि दिन बीते जा रहे हो और मैजेस्टी को ठीक होने के हालात नजर नहीं आ रहे हैं। कहती है कि क्या मतलब, ठीक नहीं किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर फिजिशियन कहते हैं फेट तय करेगा कि ये ठीक होंगे या नहीं होंगे। अपनी पावर देने लगती है, दिन बीते रहते हैं और उसके मुंह से भी ब्लड निकलने लगता है। लेकिन अब चेन्नई की हालत बिगड़ती जा रही थी। कहती मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। होश हो जाती है, सोकर उठती है तो उसे लगता है ना मैजेस्टी की डेथ हो गई। कहती प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन देखती है कि मैजेस्टी सामने ही बैठे हैं। कहती है पता है मुझे लगा ना मुझे छोड़कर चले गए, प्लीज मुझसे झूठ मत बोला करो। वो रोने लगती है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। कहते ये आंसू। कहती है हाँ इसे पी लो, शायद ये फायदा करेगा। कहते हैं लेकिन तुम्हारे आंसू। कहती हाँ तुम्हारे अंदर का जो पॉइजन है इससे सही हो जाएगा। वो पीते हैं लेकिन उनके मुंह से फिर से ब्लड निकलने लगता है। कहते ये क्या हो। फिजिशियन को तुरंत बुलाया जाता है। पता चलता है कि मैजेस्टी के अंदर का पॉइजन लगभग करके ठीक हो गया है। यहाँ पर तो अब बाइसी भी सोच में पड़ जाती है, मेरे जो आंसू हैं आमतौर पर काम नहीं करते हैं, लेकिन ये काम क्यों करना शुरू किया। पता चलता है कि जो भी बेलव्ड पर्सन होता है, अगर ड्रैगन उसके लिए रोया तो उसके आंसू उसके लिए काम करेंगे, एकदम अमृत के समान होंगे। कहती है कि अच्छा तो ये बात है। मैजेस्टी के पास आती है। कहती चलो बाहर थोड़ा बहुत चलना फिरना पड़ेगा, लेकिन मैजेस्टी नाटक करते हैं कि मेरे अंदर बहुत कमजोरी है। उसके लिए वो दवा बना रही होती है। जल जाती है। मैजेस्टी कहती है ये क्या हो गया। जल गई हूँ, ज्यादा कुछ नहीं है। मैजेस्टी कहते हैं क्या तुम मेरे साथ जिंदगी भर रहोगी। कहती हूँ तो। कहते हैं जिंदगी भर की बात कर रहा हूँ। कहती हूँ तो। कहती है एक तो तुम्हारी इतनी कंकोबाइन, इतनी कॉन्सर्ट, तुम मेरा साथ निभा कर क्या करोगे। कहता कसम खाता हूँ मैंने उनमें से किसी को नहीं चुना। कहती मुझे भरोसा नहीं है, तो वो उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। दोनों रोमांटिक मोड में रोमांस करने का सोचते हैं, तभी सैनिक फिर से बीच में आ जाता है।
कहते हैं कि सिटी में बारिश नहीं हो रही है और लगभग अनाज भी खत्म हो रहा है। जैसे लगता है कि एकदम से गायब हो रहा है। जो बाइसी होती है कैलकुलेट करती है, कहती है कि झोंग-झोंग सिटी चलो, वहीं पर अनाज एक जगह पर इकट्ठा किया गया है। तुम्हें आराम करना है। मैजेस्टी कहते हैं मैं एकदम ठीक हूँ। चलो हम लोग चल सकते हैं। कहती है ठीक है चलो फिर। अब ये लोग झोंग-झोंग सिटी पहुँचते हैं जहाँ पर कुछ सैनिक ना अनाज लेकर जा रहे होते हैं। उनसे पूछा जाता है कि ये अनाज कहाँ का है, तो पहले तो बताने से मना कर देते हैं। फिर पता चलता है मजिस्ट्रेट अपने पास वो सारा का सारा अनाज है इकट्ठा कर रहे हैं ताकि जब महंगाई बढ़े तो वो उसे बेचकर और भी अमीर बन जाए। मजिस्ट्रेट तो बहुत ही लड़कियों के दीवाने होते हैं, चारों तरफ उनकी लड़कियां घूम रही होती है, लेकिन बाइसी भी कम नहीं। वो तो बस खाने पर ध्यान देती है। मैजेस्टी कहते रहे हम लोगों को अपने काम पर भी ध्यान देना पड़ेगा। कहती ठीक है दे रही हूँ दे रही हूँ। ओ देखती है कि उस पर कुछ सैनिक अटैक करने वाले हैं, तो अपनी पावर का यूज करती है। सब बेहोश हो जाते हैं। अपनी तलवार निकाल लेते हैं। कहते हैं बताओ सारा अनाज कहाँ पर इकट्ठा कर रहे हो। कहते हैं माफ करिएगा जेंटलमैन। उसका खाना उसके हाथ से रखवा कर उसे बाहर ले जाते हैं। मजिस्ट्रेट आ जाते हैं अपने सैनिकों को लेकर कि इन लोगों को पकड़ लो। कहते तुम्हें पता है कौन हूँ मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। कहते तुम कौन हो बताओ। कहते मैं मैजेस्टी हूँ। कहते वाह मजाक अच्छा है, तुम मैजेस्टी, तो मैं मैजेस्टी का फादर। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं। कहते हैं देखो ना ये अपने आप को मैजेस्टी बोल रहा है। प्राइम मिनिस्टर मजिस्ट्रेट को बहुत अच्छे थप्पड़ मारते हैं, नीचे बैठ जाते हैं कि मुझे माफ करिएगा मैजेस्टी। हम सब लोग नीचे बैठ जाते हैं जहाँ पर मजिस्ट्रेट को सजा दी जाती है कि वो ग्रेट सिया के लोगों के इमोशन से खिलवाड़ कर रहा है, अनाज इकट्ठा कर रहा है ताकि उन्हें आगे चलकर धोखा दे सके। कहती है मुझे मेरे मिरेकल वाटर के पास लेकर चलो ताकि मैं अपनी पावर से वहां पर बारिश करवा पाऊं और ये अनाज का झंझट ही खत्म हो जाए। कहता है कि एक पंछी भी यहाँ पर ना आने पाए, चप्पे चप्पे पर नजर रखो। वो पानी के बीच में खड़ी हो जाती है, अपनी पावर को जागृत करने लगती है। धीरे धीरे उसके बॉडी में दर्द भी हो रहा होता है, लेकिन क्योंकि उसकी पावर कमजोर हो गई थी इसी वजह से उसे थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन थोड़ी देर में बारिश होने भी लगती है। मैजेस्टी कहते हैं वाह तुमने तो सच में बारिश करवा दी। बेहोश होने के उस पर आ जाती। कहती जब होश आए ना तो मुझे अच्छा सा खाना देना। कहते ठीक है। देखते हैं नकाबपोश को जैसे ही पता चलता है कि उस औरत ने सारा प्लान खराब कर दिया, इस औरत की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, इसे मैं जान से मार डालूंगा। उसे दवा खिलाते लेकिन वो उठती ही नहीं। कई दिन दिन ऐसे ही बीते रहते हैं। तभी सैनिक आता है। कहती बाईसी की तो डेथ हो गई है, वो सांस ही नहीं ले पा रही है। कहती है कि उठो ना बाईसी, प्लीज उठो ना। अचानक से उसकी आंखें खुलती है, ऐसा लगता है कि कुछ हो गया है उसको। तुरंत ही वो मैजेस्टी के गले पर कट कर लेती है। सैनिक बचाने चलता है तो मैजेस्टी रोक देते हैं। वहां पर एक ड्रैगन का निशान बन जाता है। वो सो जाती है। कहती है ये क्या, ये कैसे हुआ, इसने तुम्हें काटा, मैं उसे मार डालूंगी। सैनिक कहता है आपने ही काटा, वो भी बहुत बेरहमी से। मैजेस्टी कहता है तुम चुप बैठो। कहती है क्या मैंने तुम्हें काटा, ये तो बहुत ही बेकार हुआ। कहते हैं क्या हुआ, इसका मतलब कुछ और है। कहती है ओ मुझे तो चक्कर आ रहा है, लगता है मैं बेहोश हो जाऊंगी। कहते हैं मुझे बता दो कि क्या हुआ है। कहते हैं इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे जुड़ चुकी हूँ एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। कहते हैं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, हम दोनों को अब जिंदगी भर साथ रहना पड़ेगा। अगर तुमने मुझे कभी भी धोखा दिया तो लाइटनिंग का असर होगा जिससे तुम्हारी डेथ भी हो सकती है। कहते हैं ये तो अच्छी बात है, अब तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मैं तुम्हारी वर्शिप नहीं करना चाहता हूँ। कहती है लेकिन ये संभव नहीं है, मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, क्या रह पाओगे। कहता है हाँ हमेशा, और उसे किस करने लगता है। दूसरे दिन दरबार में बैठकर कहता है कि जितने भी कंकुबाइन है और कॉन्सर्ट उन सबको जो है हरम में हमेशा के लिए भेज दिया जाए, मेरा उनसे अब कोई भी रिश्ता नहीं है। फिर इतनी देर में कॉन्सर्ट आ जाती है। हम लोगों को एक पेंटिंग मिली है, देखो ना, जिसमें पता चलता है कि ये बाइसी ने बनाई है। वो हमारे जो गॉड है ना उनको श्राप दे रही है। देखो उनकी बॉडी के साथ कैसा खिलवाड़ किया है। झोंक तो बहुत खुश हो रही होती है कि आज इसका अंतिम दिन आ ही गया है। मन में सोचती है कि जब मैंने बनाया था तो इसे छिपा कर रखा था, लेकिन ये दोनों दुष्टों ने पता नहीं इसको कहाँ से ढूंढ लिया। मैजेस्टी कहता है तुम ये कैसे प्रूव करोगी, तो एक पॉइजन निकालती है, डालती है बाइसी के ऊपर, लेकिन कोई असर ही नहीं होता। कहती ये क्या, असर क्यों नहीं हो रहा है कोई, मैंने तो इसमें सच में पॉइजन मिलाया था, ये कैसे हो सकता है। कहती ये तुमने किया है ना। पता चलता है नकाब में एक आदमी होता है और वो आदमी कोई और नहीं प्रिंस क्यों होते हैं। ये थे प्रिंस क्यू तुमने। कहते हैं हाँ मैंने इसके अंदर का पॉइजन बदल दिया था। पता चलता है कि प्रिंस क्यू शुरू से ही मैजेस्टी के लिए काम कर रहे थे और ये नकाबपोश आदमी जो है कोई और है, ना कि प्रिंस क्यू। कॉन्सर्ट झोंक को रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम। कहता है कि मैं तो बस खोजबीन कर रहा था असली नकाबपोश की, ताकि वो नकाबपोश आदमी कोई और नहीं बल्कि कॉन्सर्ट झोंक होती है, वही सारा षड्यंत्र रच रही होती है ताकि वो पूरी राजगद्दी को हथिया सके। लेकिन आज उनका पर्दाफाश हो चुका था प्रिंस क्यू की वजह से। कहती है कि इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, जब भी मौका मिलेगा ना मैं तुम्हें मार डालूंगी। कहते हैं निकलो यहाँ से। अभी सब लोग एक साथ बैठे हुए होते हैं, तब इस पर प्रिंस क्यू कहते हैं कि अब आप लोग को बच्चे की तैयारी करनी चाहिए। वहाँ पर सब लोग हंस रहे होते हैं और स्माइल कर रहे होते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है।
तो आप सबको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।